हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही थी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया सिंगल वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट बेसिकली आपका मैट्रिसेस होता है। मैट्रिसेस से एक नंबर हम एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन किस मैट्रिक्स से? मैट्रिक्स तो कई टाइप की होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल है, हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब कहेंगे सर ऑर्डर n का मतलब क्या होता है? हमने तो n क्रॉस n या a क्रॉस b या m क्रॉस n इस टाइप से पढ़ रखा था, जिसमें पहले रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे आप रेक्टेंगल पढ़ते हो तो उसमें लेंथ ब्रीथ सेपरेट मेंशन करना पड़ता है कि ये a है ये b है, लेकिन स्क्वायर में स्क्वायर जो फिगर बनता है हम कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ साइड a। इसका मतलब होता है, ये अंडरस्टूड होता है कि ये भी साइड a होगी भैया। उसी तरीके से अगर सिर्फ ऑर्डर 3 लिखा है, ऑर्डर 4 लिखा है, इसका मतलब है कि उसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगी, 4 रो और 4 कॉलम होंगी। ऑर्डर n का मतलब इसी तरीके से यहाँ पे भी वर्क करता है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर, वो रियल भी हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। भाई अगर कॉम्प्लेक्स डेटा अंदर रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, और रियल डेटा रखेंगे तो रियल वैल्यू आएगी। बेसिकली 99% केसेस में आपको रियल में डील करना है। कॉम्प्लेक्स में एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हमें इनका आंसर निकालना पड़ता है, अदरवाइज सारे आंसर रियल में ही आएंगे। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हिस्सा होता है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं। और कुछ डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखिए, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। मैंने इसके मैट्रिक्स वाले में ही बताया कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से एक नंबर मिलता है, लेकिन मैट्रिक्स को सॉल्व करने से एक मैट्रिक्स मिलती है। अब वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, या फिर नल मैट्रिक्स हो सकती है। नल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं O से। ठीक है, 0 हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं, लेकिन होता है वो नल मैट्रिक्स है। कभी भी कोई मैट्रिक्स सिंगल नंबर नहीं देता है, उसको सॉल्व करने से 0 सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, उनके अपने अपने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन है। सारी चीजें मैंने बताई थी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई डिटर्मिनेंट है तो उसको डिटर्मिनेंट A लिखेंगे, या फिर ये सिंबल यूज होता है, इसके अंदर A रखेंगे। ठीक है, या फिर डेल्टा सिंबल यूज होता है, इसका भी मतलब डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा है, डिटर्मिनेंट ये मॉड नहीं है, ये मॉड सिंबल नहीं है भैया। कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉड है क्या। नहीं, इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव तो हो ही सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव देता है, लेकिन इस सिंबल का मतलब मॉड नहीं है। इस सिंबल का मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। ये भी आपका डिटर्मिनेंट ही रिप्रेजेंट करता है, इससे ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसी टाइप का है, डेल्टा बोलते हैं इसको। तो ये मेन 3 सिंबल यूज किए जाते हैं। आपके अदर सिंबल्स होते हैं, लेकिन ये मेन थी, आपको देखने को मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज वगैरह में। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होता है? हमने क्या कहा था, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिया हमने कोई एक मैट्रिक्स A है, A B C D। ठीक है, या आप अभी तक जैसे नंबर पढ़ते आए थे वैसे ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ये पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो दूसरी कॉलम का है, इस टाइप से हमने पढ़ा है, ऐसे एलिमेंट ले लिए हम। इस मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है या 2 क्रॉस 2 है। बात देखिए, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट A कितना आएगा? डिटर्मिनेंट A हो जाएगा आपका A11 A12 A21 A22। एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, हमने कहा ना एक नंबर एसोसिएट होता है। वो नंबर क्या है? ये तो डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन के साथ, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो हमेशा कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ जाए, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो तो उसको 2 क्रॉस 2 में ब्रेक करके ही निकालते हैं। कैसे निकालेंगे अभी हम समझेंगे। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? A11
A22 माइनस, यहाँ पे माइनस साइन लगता है, इस साइड देखिए मेन डायगोनल में प्लस, ये मेन डायगोनल होती है हमारी, अदर डायगोनल में माइनस साइन होता है, तो A21 A12 ये वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट A की। ये नंबर्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, इस टाइप से हम वैल्यू निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 की वैल्यू अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए जरा। अब इस 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, देखिए मैंने बताया था कि हम हमेशा 2 क्रॉस 2 में ब्रेक करके एक्सपेंड करते हैं। तो किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। R1 के लॉन्ग का मतलब है कि R1 में जाएंगे तो देखिए 2 क्रॉस 2 में कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पहला एलिमेंट लेंगे तो उसके अलॉन्ग की कॉलम और उसी के अलॉन्ग की रो कैंसिल हो जाती है। आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, देखिए 2 क्रॉस 2 बन जाएगी। इसी तरीके से हम बनाते हैं। अभी हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे, और इसको एक्सपेंड हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी हम समझेंगे। अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि इसको हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। टोटल हम 6 तरीकों से ओपन कर सकते हैं। किसी भी रो के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम R1 के अलॉन्ग ओपन करेंगे उसी तरीके से हम सारे किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, A11। अब ये प्लस का है कि माइनस का है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है जैसे हमने Aij लिया है तो ये -1 की पावर i प्लस j इंटू Aij आएगा। अगर हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये समझ लीजिए ये लैंग्वेज में क्या लिखा है, इसको बस ऐसे ध्यान रखिए कि अगर i की पावर जो है, पावर ये इवन है तो प्लस आएगा, और अगर i की जो पावर है ये ऑड है तो माइनस साइन आएगा। बस इतना ध्यान रखिए। वो मैथमेटिकल टर्म नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। i की पावर होती क्या है, i प्लस j, जो यहाँ पे सफिक्स दिया होता है इनका सम। तो अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो 1 + 1 2 होता है, इवन है, तो ये प्लस का रहेगा भैया। अब ये पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट है तो पहली रो पहली कॉलम कैंसिल हो जाती है, जो यहाँ सफिक्स में लिखा होता है वही कैंसिल हो जाता है। पहली रो पहली कॉलम कैंसिल हो जाएगी, या ये समझ लो उसी के अलॉन्ग रो या कॉलम कैंसिल हो जाएगी, या ये समझ लीजिए उस पर हम प्लस सिंबल बना देंगे तो जहां जहां प्लस सिंबल का वो लाइनें जाएंगी वो सब कैंसिल हो जाएगी। बच्चे जो एलिमेंट्स है वो भैया 2 क्रॉस 2 में डाल दो, तो ये A22 A23 A32 A33, ठीक है। अभी ये एलिमेंट कैसा है, A12, देखिए इनका सम ऑड है तो माइनस आएगा A12। ये उसी पहली रो दूसरी कॉलम, देखिए पहली रो दूसरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी, पहली रो दूसरी कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, A21 A23 A31 A33। यहां पे आ जाएंगे तो पहली रो तीसरी कॉलम, इसका देखिए ये जो सफिक्स है इसका सम इवन है तो ये प्लस का रहेगा A13। अब ये पहली रो तीसरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे, क्या बच रहे हैं, A21 A22 A31 A32। इसको सॉल्व करना हमने बताया है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, बाहर ये माइनस का बाहर है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फाइनल एक नंबर मिल जाएगा, वही हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 करने ले रखा था। अब एक्सपेंड करना समझ में आ गया। 2 क्रॉस 2 का तो बहुत इजी होता है, यहीं से हर एक डिटरमिनेंट को हमें 2 क्रॉस 2 में फाइनली ब्रेक करके लाना है और उसका एक्सपेंड करना है। यहाँ पे देखिए हमने कहा था किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, बस इतना ध्यान रखिए अगर सफिक्स का जो सम है इवन है तो प्लस सिंबल आएगा बाहर, और ऑड है तो माइनस सिंबल आएगा। इसके अलॉन्ग अगर हम ओपन करते तो पहला माइनस का आता, दूसरा प्लस का आता, ये माइनस का आता। अगर हम इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते तो ये प्लस का आता, ये माइनस का आता,
ये प्लस है। ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप आ जाता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट हमें पता ही है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये 4 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस साइन देते हैं, ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो माइनस और हमारा लगाया हुआ माइनस प्लस कर देगा 4। समझ में आ रहा है। इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस साइन देते हैं और इसका जब इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस साइन देते हैं। तो ये तो +4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा x², इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो -x+1 x-1। a माइनस बी a+b वाला फैक्टर है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x² माइनस अंदर a² माइनस b² x² माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो भैया क्या बचेगा, सिर्फ +1 x² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है +1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमने कहा था किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। भाई टोटल 6 ऑप्शन है मेरे पास, तो मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा वो भी हम देखते हैं। पहले हम जनरल जो हमने अभी पढ़ रखा है जनरली हम प्रेफर करते हैं पहली रो, नहीं किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे किसके अलॉन्ग प्रेफर करते हैं। आप वैसे जनरली नहीं समझ में आया तो आप R1 के लिए अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, डेटा नंबर दे रखा है, इस टाइप के नंबर में बहुत इजी रहता है। क्या वैल्यू आ जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बाहर ये क्या है, पहली रो पहली कॉलम, यहाँ पे सफिक्स लिखा नहीं होगा, आपको खुद सोच के चलना है। पहली रो पहली कॉलम, ये पहली रो पहली कॉलम है, उनका सम ऐड करोगे तो प्लस इवन आएगा ना। पहली रो पहली कॉलम इवन है तो ये प्लस का रहेगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे 3 0 1 0। ये पहली रो दूसरी कॉलम है तो वैल्यू माइनस का आएगा। यहां पे देखिए इसी के अलोंग के एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, उसी की रो पहली रो दूसरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी -1 4 0 0। ये एलिमेंट पहली रो तीसरी कॉलम है तो प्लस का 4 आएगा। पहली रो तीसरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी, बचेंगे क्या एलिमेंट -1 3 4 1। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, ये 0 हो जाएगा, इसका इससे 0, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बच रहा है और वैल्यू कितनी आ रही है, इसका तो हम प्लस से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये माइनस था तो माइनस हो गया और यहाँ कोई साइन नहीं है तो अब माइनस हम लगाते हैं माइनस। वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 52। देखिए ये तो हमने सिंपल एक्सपेंड कर दिया है। अब हम किसके लॉन्ग प्रेफर कर सकते हैं, मेरे पास 6 ऑप्शन थे। हम R1 के लॉन्ग ओपन कर सकते थे, R2 के लॉन्ग ओपन कर सकते थे, R3 या फिर ये C1 या C2 या C3 के लॉन्ग। तो हम उस रो या कॉलम को पकड़ते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरो होते हैं। क्यों भैया ऐसा क्यों होता है, आप सोचिए अगर हम एक्सपेंड, हमने यहाँ पे क्या किया था, एक्सपेंड किया था अलोंग R1, ठीक है, हमने कुछ नहीं देखा तो सिंपल जो पहले मिल गया हमने उसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी देख के चले, ये प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली कि उस रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करिए जिसमें मैक्सिमम जीरोस होते हैं, तो वो एक्चुअली एक्सपेंड अलोंग C3 करिए। देखिए C3 एक ऐसी कॉलम है जिसमें मैक्सिमम जीरोस है, ठीक है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, सिर्फ एक नंबर दे रखा है। सारे 0 हो जाएंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं सबके बाहर वो नंबर आते हैं ना जिसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। हम C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट, ये पहली रो तीसरी कॉलम का एलिमेंट है, पहली रो तीसरी कॉलम प्लस आएगा तो ये 4 रहेगा। ये एलिमेंट्स पहली रो तीसरी कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा -1 3 4। ये क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये जो एलिमेंट है वो दूसरी रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, माइनस लेकिन 0 आएगा। आप बाहर 0 लिख के अंदर कुछ भी कराओ यार, क्यों कैलकुलेशन करना, नहीं करेंगे हम। सेम यहाँ पे हो जाएगा, ये भी 0 आएगा तो हम उनको भी नहीं लिखेंगे, फालतू लिखने से कोई मतलब नहीं। 0 इंटू में कुछ भी लेके आओ,
जीरो इंटू में कुछ भी लेके आओ, अल्टीमेटली जीरो होना है। तो ये फायदा रहता है हमारा, हम उन टर्म्स को लिखना भी नहीं पड़ता। देखिए ओवरऑल तो जीरो आया यहाँ पे भी, आप एक्सपेंड किसी के लॉन्ग कर रहे थे लेकिन जीरो वहां पे भी आ रहा था, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ा। हमें नहीं पता था कि जीरो हो सकता है, बाहर तो नंबर है लेकिन अगर बाहर ही जीरो है, अंदर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फायदा हो जाता है हमारा। सिंपल इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये इसका एक्सपेंशन ही किया था। वैल्यू कितनी आ रही है 52। तो देखिए चाहे आप इसके लॉन्ग ओपन करिए चाहे इसके लॉन्ग ओपन करिए, वैल्यू सेम आती है। हम प्रेफर किसको करते हैं, उस रो या कॉलम को प्रेफर करते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरो होते हैं, और सारे जीरो हो गए तो भैया पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ये दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, सीधा वैल्यू इवेल्युएट करने या इवेल्युएशन पे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई एक अननोन वेरिएबल डाल देगा, किसी भी साइड कहेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे मैट्रिसेस में हमने इक्वालिटी कर रखी थी। मैट्रिसेस में क्या होता है कि भाई मैट्रिक्स सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगी, उधर भी मैट्रिक्स मिलेगी, तो फिर डेटा कैसे निकालेंगे, तो डेटा हम सीधा इक्वालिटी करके निकाल देते हैं, पोजीशन वाइज इक्वल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा चमत्कार मत कर देना भाई, ये इसके इक्वल नहीं होगा। देखिए इन्होंने भी कंफ्यूजन करने के लिए बाकी के एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम रख रखे हैं, लेकिन भाई आप ऐसा मत कर देना कि भाई ये 3 5 है तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा और ये भी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसा नहीं करें। हो सकता है कि कैलकुलेशन के बाद अभी जो वैल्यू आ रही है x की वही वैल्यू आए, लेकिन आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में कंपेयर नहीं करना। अगर डिटर्मिनेंट का साइन दे रखा है, मैट्रिक्स का साइन दे रखा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन इक्वल करा के वैल्यू बता दीजिए कि x की वैल्यू 2 आएगी, अगर मैट्रिक्स दिया होता है। यहाँ पे हमको एक्सपैंड करना होता है। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 2 क्रॉस 2 का भी आ सकता है, 3 क्रॉस 3 का भी आ सकता है, उससे टेंशन नहीं लेना है। एक्सपेंशन इधर भी करना है, एक्सपेंशन इधर भी करना है, तो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 10, इसका इससे मल्टीप्लाई कराए, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, तो -12 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इधर x दिया होता तो देखिए स्क्वायर बन जाता, उससे टेंशन नहीं लेना, आपको इसी तरीके से निकालना है। तो ये 5x हो जाएगा, ये 6x माइनस, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है -2 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है -x, तो x की वैल्यू 2। देखिए इत्तेफाक से वैल्यू सेम आ रही है, x की वैल्यू 2, लेकिन आपको भैया ऐसा नहीं करना है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू इवैल्यूएट करनी। अब कह दो सर यहाँ पे हम किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करें कि मैक्सिमम जीरो दिखे, डायगोनल, इस पे तो डायगोनल में मैक्सिमम जीरो है, तो डायगोनल के अलॉन्ग एक्सपैंड नहीं करते, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हो। जब हमको दिख रहा है कि यार हर रो या कॉलम में एक ही जैसी सिचुएशन है तो किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हो, हम पहले प्रेफर करेंगे, तो हम कर दे रहे हैं एक्सपैंड अलॉन्ग R1। पहला एलिमेंट जीरो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने बता दिया ये एलिमेंट पहली रो दूसरी कॉलम का है, पहली रो दूसरी कॉलम 3 आएगा, ऑड है यानी माइनस साइन अल्फा। तो जब ये पहली रो दूसरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास एलिमेंट्स ये वाले भाई सब बच जाएंगे, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा और 0। तो ये एलिमेंट्स हो चुके हैं हमारे। अब बात आती है इसकी, तो ये पहली रो तीसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम इवन आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा। क्या क्या एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, पहली रो तीसरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी, पहली रो तीसरी कॉलम या उसी के अलोंग की रो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये 4 भाई साहब बचेंगे हमारे। क्या है, माइनस साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा, माइनस साइन बीटा। और एक चीज देखिए, अगर इसके पहले आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लीजिएगा जाके, ये किस टाइप की, अगर ये मैट्रिक्स होती तो किस टाइप की मैट्रिक्स होती, ऐसे बना देते। समझ में आ रहा है कुछ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और अदर उसके अबव बिलो में क्वांटिटी वाइज एलिमेंट सेम होते हैं, बट साइन डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। देखिए साइन माइनस साइन, कॉस माइनस, यहाँ पे कॉस प्लस का या माइनस का, यहाँ ये प्लस का या माइनस का। आप ये समझ लीजिए, अगर ये मिरर इमेज बना देंगे तो ये देखिए हमने पढ़ा रखा है, अब पहले देख लीजिए जाके इसकी पहले वाली वीडियो में। इसको कैसे एक्सपेंड करना हमने बता रखा है। ये माइनस साइन अल्फा बाहर, इसके इससे मल्टीप्लाई कराओगे 0 और इसके इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस लगाते हैं, वो वैल्यू आएगी साइन बीटा कॉस अल्फा। यहाँ पे वही काम करेंगे, तो यहाँ माइनस कॉस अल्फा है,
इसका इससे मल्टीप्लाई करा दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, और माइनस 0 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई कराओगे। अभी ये तो 0 हट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है भैया 0। ये आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? एक्सपैंड करना है, किसी के लॉ में एक्सपैंड करते हैं। अगर भाई इस टाइप की सिचुएशन दे रखी है, आप किसी के भी लॉ में एक्सपैंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए। देखिए, जो लेंदी क्वेश्चन जिनसे बनते थे प्रॉपर्टीज वगैरह से, वो हटा दिए गया। तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 4.2 आपके सिलेबस से हटा दी गई है। भाई जब हमें प्रॉपर्टीज ही नहीं पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पूरी सिलेबस से हटा दी गई, तो उसकी एक्सरसाइज भी नहीं पढ़नी है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने मेंशन कर दिए, ये आपको नहीं लगाने। एक्सरसाइज 4.2 नहीं लगानी। 4.6 में 1 to 6 है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इतना ध्यान, जो प्रॉपर्टीज वाले नहीं आते थे कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, वहां ब्रैकेट में कुछ फंक्शन दे रखे होते थे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करना होता था। x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x, किसी भी टाइप के होते थे। एक डिटरमिनेंट को दूसरे डिटरमिनेंट के फॉर्म में चेंज करना प्रॉपर्टीज यूज करके। उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं लगाने, अच्छा है आपके लिए, काफी टाइम बचेगा आपका। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये भैया डिटरमिनेंट से आता है। कैसे? हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। देखिए, सिर्फ ऐसे छोड़ोगे तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल लिखते हैं तो हम यहाँ पे वर्टिसेस भी लिखते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है, सिंपल ऐसे छोड़ दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये डिटरमिनेंट का साइन होता है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC भी लिखते हैं, तो वैल्यू कितनी आती थी, हाफ। ये हमने पढ़ रखा था। याद रखने का तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत इजी है। ये फॉर्मूला आता कहां से था? ये इसी से आता था, लेकिन उस टाइम पे हमको डिटरमिनेंट पढ़ाया नहीं गया था। हमको ये तरीका बता दिया गया था कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 23 31 12 से, ऐसे याद रखते थे। क्यों? क्योंकि x1 x2 x3 प्लस के बाहर रहते हैं, और ब्रैकेट्स में 23 मतलब है y2 माइनस y3, 31 मतलब है y3 माइनस y1, और 12 मतलब है y1 माइनस y2। ये याद रखने का तरीका होता था 23 31 12, ये फॉर्मूला होता था हमारा। अब आता कहां था भैया? जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, तो यही फॉर्मूला आता है। अब वर्टिसेस तो हमारी x1 y1 थी, 1 क्यों लिया हमने? कई बच्चे ये डाउट लेते हैं। आप सोचो अगर 1 ना लेते तो हमारा ये डिटरमिनेंट होता। क्या पॉसिबल था डिटरमिनेंट? नहीं पॉसिबल है बच्चे, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 का, भाई 3 रो बनेंगी, 3 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 ट्रांसपोज ले लोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं होता, वही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे इसलिए हमको 1 लेना होता है। और कैसे याद रखना है? सिंपल, पहली वर्टिसेस रख देना, 1 लगा देना, दूसरी 1 लगा देना, तीसरी 1 लगा देना। अब ये कॉलम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आंसर सेम आता है। क्यों आता है? क्योंकि चाहे तो आप यहीं पे लिख लो, प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की। ये मैंने बताया ना, एक आध प्रॉपर्टी यूज करनी है कि डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू आएगा डिटरमिनेंट A का ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू विल बी सेम। क्यों होता है भैया? आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ये हमने इसके लिए बताया, एक एग्जांपल लिया 2 1 3 4, ठीक है, और इसका जब आप, ये डिटरमिनेंट A है, इसका जब आप ट्रांसपोज ले लोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 1 3 4, ऐसे वैल्यू हो जाएगी ना। तो वैल्यू कितनी आएगी? इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट A कितना आएगा भैया? 8 माइनस 3, वैल्यू कितनी आएगी? 5। यहाँ पे देख लें, डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज कितना आएगा? 8 माइनस 3, वैल्यू कितनी आएगी? 5। कोई फर्क आ रहा है? नहीं आ रहा ना भाई। तो आप चाहे 2 क्रॉस 2 का निकालो, चाहे 3 क्रॉस 3 का निकालो, डिटरमिनेंट A उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो क्वेश्चन में बहुत यूज होती है एरिया निकालते टाइम। पहली चीज है, हम जब भी वैल्यू निकालेंगे, भाई ये मॉड तो है नहीं, ये तो डिटरमिनेंट है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, जब हम एरिया निकालेंगे
तो माइनस का आ रहा है चाहे प्लस का आ रहा है, हम प्लस ही लेना है, क्योंकि भाई एरिया निगेटिव हो नहीं सकता, इतना समझ में आता है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप चाहे तो डबल मॉड लगा सकते हो, यहाँ पे ये मॉड का साइन है, कंफ्यूज ना हो, इससे अच्छा है आप इतना ध्यान रखो यार एरिया निगेटिव नहीं आता है। मान लिया हमने इसको सॉल्व किया, -10 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 10 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यूनिट, जो भी लिखना है, यूनिट स्क्वायर जैसा दिया होता है। एक्चुअली हमें पता नहीं होगा ना कि ये मीटर में दे रखी, सेंटीमीटर में दे रखी, तो यूनिट स्क्वायर जैसा फिजिक्स में करते हो, हमें अननोन क्वांटिटी होती है तो यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या करेगा भाई, दो क्वांटिटी है ना यहाँ पे, एक एरिया निकाल रहे हैं और वो इस फॉर्मेट में दे रखा है, वर्टिसेस दे रखी, तो करेगा क्या, कभी कभी एरिया दे देगा। भाई दो चीजें में क्या होता है, कोई एक चीज वैल्यू दे देगा, दूसरे के बारे में पूछ लेता है आपसे। तो यहाँ पे एरिया अभी हम निकाल रहे थे तो ये सारी क्वांटिटी गिवन थी, अभी क्या करेगा, एरिया गिवन कर देगा, कोई एक चीज मिसिंग कर देगा इसमें से, तो कहेगा उस के की वैल्यू बताओ इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बाय दिस। उस सिचुएशन में हमको प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी है। इफ एरिया इज गिवन, ये चीजें अभी हम जब एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो कि अगर एरिया गिवन है और किसी अननोन की वैल्यू पूछेगा तो हमको दोनों साइन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने तो यहाँ पे मॉड ले लिया था ना, क्योंकि हमें एरिया निकालना था, जब हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने मॉड ले लिया था, डायरेक्ट वैल्यू पता हो सकता है वो निगेटिव भी हो। उस सिचुएशन में जब हम वैल्यू निकालेंगे ना तो हमें दोनों साइन लेके चलना है। तीसरी सिचुएशन क्या आएगी, ये आती है कि अगर आपके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 0, ये कब होता है, ये कब पॉसिबल होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होता है, व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको दो टाइप से पूछा जाता है। शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब है कि हमारा एरिया 0 आएगा। दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे बनता है कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, जैसा ये एरिया गिवन होता है, तो वहां पर भी वही है, समझ लो वो एरिया 0, भाई कोलिनियर है तो एरिया 0 आ जाएगा, इधर 0 इधर कोई चीज वैल्यू रख देगा, कहेगा उसकी वैल्यू बताओ इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये वेक्टर वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। ये अब एग्जांपल कर लेते हैं। पहला तो बहुत सिंपल एग्जांपल, दूसरा को थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमने लिया है, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा। सिंपल एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ABC वर्टिसेस ले लिए, ना दिए हो तो आप सिंपल ट्राइंगल लिख देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, पहला वर्टेक्स कितना है 3 8, यहाँ 1 हम ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर बनाना होता है, 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 की जो डिटरमिनेंट होती है, यहाँ पे क्या है -4 2 1, यहाँ पे 5 1 1। अब सिंपल इसको एक्सपेंड कर देना यार, वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, इसको एक्सपेंड करोगे 3, हमें पता है कि उसी के अलोंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और इसका -1, फिर 8 पे आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सारी चीजें बता रखी है हमने। उसी के अलोंग के रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू बच जाएगी, इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 और इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -5, ये +1 है। उसी के अलोंग के रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 और ये -10। कोई दिक्कत है, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हैं। ये सिंपल हाफ है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9 और 8 से मल्टीप्लाई होके 72 और ये वैल्यू हो जाएगी -40। कोई दिक्कत है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये 75 में से 14 चला जाएगा, 61 बचेगा, तो एरिया कितना आ रहा है 61/2, एज इट इज छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखना कंपलसरी, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, एरिया कैसे निकलता है, अगर मीटर में दे रखा होता तो मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर में दे रखा होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, लेकिन भाई साहब यहाँ पे उन्होंने यूनिट मेंशन नहीं किए, तो हम सिंपल लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट आएगी इसकी, और चाहे तो आप कैंसिल आउट करके लिख दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आंसर सेम है। इसको अच्छे समझ लो, क्यों अच्छे समझ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने कोलिनियरिटी भी यूज कर ली है, कैसे वो देख लो जरा। हमको एक इक्वेशन बतानी लाइन की जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बनेगी, और यूजिंग डिटर्मिनेंट आप अपना वो फॉर्मूला मत लगा देना y - y1 = mx - x1,
कि हमें डिटर्मिनेंट यूज करना है, लेकिन हमें पता है कि लाइन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट जो दे रखा है 1,3, दूसरा पॉइंट दे रखा है 0,0 और तीसरा पॉइंट आप मान लो कि x, y। क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन में वेरिएबल होने चाहिए ना। आप देखो जब हम इक्वेशन की लाइन प्रूफ करते थे, जो फॉर्मूले आते थे y माइनस y1, उसमें भी हम एक वेरिएबल लेके चलते हैं। तो हमने मान लिया कि ये a है, ये b है और ये कोई भाई साहब c पॉइंट है। तो अब हमको दिखा देना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, पता है। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी 0। रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे लिख देना दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, पहला वर्टेक्स 1 जैसे अभी तक हम करते आए थे, एरिया वाला फॉर्मूला लगा देना 0, 0, 1। दूसरा है x, y, 1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड हम उस रो या कॉलम के अलॉन्ग कर देंगे भैया जिसमें मैक्सिमम 0 होते हैं। हमको R2 में दिख रहा है तो ये एक्सपैंड नहीं करना, ये 2 भी हटा दीजिए, 0 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना उधर। इसके अलॉन्ग एक्सपैंड नहीं करना, ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल 1 बच रहा है। ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी -1 आएगा। ये उसी के रो और उसी के कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, उसी के अलॉन्ग के रो कॉलम कैंसिल हो जाती हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे y और ये -3x वैल्यू 0। सिंपल y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3x, वो रिक्वायर्ड लाइन है। अब ये पॉइंट 0 नहीं होता तो पूरी आपकी उस टाइप की लाइन आती, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की लाइन आ जाती। तो तरीका समझ में आया कि जब भी हमको लाइन निकालना है तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और कोलिनियर प्रूफ करना है तो सिंपल इसी तरीके से 3 पॉइंट दिए होते और कहता कोलिनियर प्रूफ करिए तो सीधा हम एरिया लगा के 0 कर देते। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कोई वैल्यू दे सकता था, यहाँ पे k रख देगा, कहेगा ये पॉइंट कोलिनियर है तो किसी k की वैल्यू निकालो, तो इसी तरीके से सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। अब हमको एरिया निकालना है, कह रहा है एक पॉइंट D और दे रखा है, उसमें से पॉइंट मिसिंग है, k दे रहा है, कह रहा है एरिया आपका 3 स्क्वायर यूनिट है तो k की वैल्यू बता दो। तो हमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ट्रायंगल ABC का कितना आता है, हाफ ABD, A B और D पॉइंट लेना है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 3, 1। B कितना है 0, 0, 1 और D कितना है K, 0, 1। कोई दिक्कत है? और ये वैल्यू किसके इक्वल है, +-3। यही मैं बता रहा था कि अगर एरिया निकालना है तो हम सीधा प्लस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, भले ही माइनस आ रहा हो कैलकुलेशन में, यहाँ माइनस का 61 आ रहा होता तब भी हम उसको प्लस का 61 दिखाते क्योंकि एरिया है। अब अगर इस सिचुएशन में एरिया आपको गिवन हो और कोई चीज मिसिंग हो, उसको सॉल्व करना है तो हम उसको प्लस माइनस लेके चलते हैं। हो सकता है वो माइनस का एरिया आ रहा हो, हमने प्लस का 3 बता दिया क्योंकि एरिया निकाल रहे थे, और प्लस का आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है कि अगर एरिया गिवन है और हमको पॉइंट मिसिंग निकालना है तो हम दोनों साइन लेके चलते हैं। 2 उधर भेज दीजिए और इसको सॉल्व करना, हम इसको सॉल्व उसी तरीके से करे दे रहे, इसके अलॉन्ग ओपन करे दे रहे। आप ओपन इसको इसके अलॉन्ग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो C2 के अलॉन्ग ओपन कर दो, चाहे R2 के अलॉन्ग ओपन कर दो, आंसर विल बी सेम। अगर आप C2 के अलॉन्ग ओपन करोगे तो ये एलिमेंट गायब हो जाएंगे और ये वैल्यू 3 बाहर आएगा, अलॉन्ग हमने एक्सपेंड कर दिया है अलॉन्ग C2, तो ये एलिमेंट कैंसिल हो गए, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे 0, ये -k और वैल्यू कितनी आएगी +-6। समझ में आया? 2 हमने उधर भेज दिया, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया, -k आ रहा है, तो -3k की वैल्यू कितनी आ रही है +-6। 6 क्यों आया? 2 से मल्टीप्लाई कराया था, 3 से डिवाइड कर दोगे तो k की वैल्यू -3 से डिवाइड कर देंगे, साइन भी चेंज हो जाएंगे, -+2, ये k की वैल्यू आ रही है। -2 भी आएगा और +2 भी आएगा। अब दोनों रखोगे आपको एरिया कितना मिलेगा, 3 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। भाई भले वो प्लस का चाहे माइनस का, इससे मैटर नहीं करता, सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। जिस टाइप की सिचुएशन पूछेगा मैंने तीनों कैटेगरी कवर कर दी, इसको एक दो बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए हमको पढ़ना है माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली माइनस का बहुत कम यूज होगा लेकिन कोफैक्टर बहुत यूज होने वाले हैं, ये काफी। अब मतलब क्या होता है इनका,
क्वेश्चन देखिए बेसिक तरीके से कैसे पूछ सकता है कि कोई एलिमेंट कह देगा इस एलिमेंट का माइनर बताओ या कोफैक्टर बताओ, इस एलिमेंट का माइनर बताओ या कोफैक्टर बताओ, या फिर सबके माइनर कोफैक्टर पूछ सकता है। टोटल 3 क्रॉस 3 की उठाए तो टोटल 9 बन रहा है, तो 9 हर एक का माइनर अलग होता है, कोफैक्टर अलग होता है। कैसे निकलता है वो देखिए। अगर हम बात करें 2 3 तो A2 3 का माइनर जो होता है तो M से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर कुछ लोग A से भी रिप्रेजेंट करते हैं और C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल C, आप कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। किस पोजीशन का चाहिए? 2 3 का। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम भैया यहाँ ये एलिमेंट है ना, देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर चाहिए। तो जैसे अभी हम एक्सपैंड करते थे वैसे ही करेंगे, उसी के अलोंग की रो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो ये रो ये कॉलम कैंसिल हो गई, बचे क्या एलिमेंट 1 2 7 8। कोई दिक्कत है? अब कोफैक्टर इसका कैसे निकलेगा भाई? माइनर निकालने में तो वही किया हमने, कोफैक्टर कैसे निकलेगा? कोफैक्टर की वैल्यू क्या आएगी अच्छे से समझ लीजिए, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। कोफैक्टर भी हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, किस पोजीशन का कोफैक्टर है। कोफैक्टर हम सेकंड रो थर्ड कॉलम का निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर जब हम निकालेंगे तो उस सिचुएशन में भी ये करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 7 8। तो कहते ये तो सर जी दोनों सेम है, पता कैसे चलेगा, डिफरेंस कैसे होगा? कोफैक्टर एक्चुअल में ये साइन भी कंसीडर करता है, 2 3 5 आएगा ना, तो 5 ऑड है तो ये माइनस का है। यहाँ पे साइन से मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ क्वांटिटी चाहिए होता है, यहाँ पे विद साइन क्वांटिटी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना, 8 माइनस 14 तो माइनस 6 वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू निकालोगे तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस 6 आया, वैल्यू कितनी आएगी +6। समझ में आ रहा है? तो हमेशा जरूरी नहीं है कि साइन अपोजिट हो, कभी कभी साइन भी सेम होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हम जब माइनर निकालते हैं तो साइन का ध्यान नहीं देते, कोफैक्टर निकालते हैं तो साइन का ध्यान रखना है। अब सबके निकाल लेते हैं और आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब अगर हम M2 3 की बात 2 3 निकाल चुके हैं, 1 3 की बात करें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आप निकाल लीजिए अपने मन में। यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये एलिमेंट बच जाएंगे आपके पास, क्या है 4 5 7 8। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 35, वैल्यू आ रही है -3। अब हमने कोफैक्टर देखा C13, तो C13 भी प्लस का ही होता है, बाहर प्लस लगेगा तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -3। इसलिए हम बता रहे थे हमेशा अपोजिट नहीं होता है। अब देखिए जब आप C13 निकालोगे तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनका सम देखिए प्लस है, इवन है, तो प्लस रहेगा, या प्लस साइन लगता, और अंदर की जो वैल्यू माइनर की आ रही थी वही आएगी एग्जैक्ट। अगर हम M21 की बात करें, M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी बात करें, इसी के अलोंग के ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये एलिमेंट्स बच जाएंगे आपके, और इसी के अलोंग की कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी बच रही है, ये आएगा 2 3 8 9। इसको जब सॉल्व करोगे तो 18 माइनस 24, तो वैल्यू आ रही है -6। ये M21 आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पे कोफैक्टर पूछते C21 कितना आएगा, तो जो M निकल रहा है ये देखिए ये ऑड है ना, इसका सम ऑड है, तो माइनस का M21 जो आपने निकाला है, बस आपको यहाँ पे साइन माइनर जो आ रहा था वही है। कभी कभी सेपरेट नहीं पूछता, जनरली आपको कोफैक्टर ही निकालना होगा, माइनर बहुत रेयर केस होता है जब पूछा जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी +6, ये वैल्यू आ जाएगी। एक चीज देखिए जरा, ये इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है। अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कैसे लिखते हैं हम, 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम इस ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये प्लस का होता है ना, प्लस, यहाँ पे साइन ध्यान देते थे ओपन करते टाइम, तो ये वैल्यू कितनी आती है 0 4 5 -7। ठीक है, ये हम इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, साइन कंसीडर कर रहे हैं, ये -3 है, और यहाँ पे भी ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एक माइनस हम भी लगाते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी
ये रो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू कितनी बचेगी 6 4 1 -7। कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या है +5 और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है तो ये भी कैसा रहता है प्लस का, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो एलिमेंट बचेंगे 6015। ये लिख क्यों रहे हैं भैया? आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और ये एक्चुअल में कोफैक्टर है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया होता है। ये एक्चुअल में आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये एक्चुअल में आपका कोफैक्टर है उसी का। ये एक्चुअल में आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है और ये एक्चुअल में आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर है। देखो कोफैक्टर में साइन लेते हैं ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो A11 C11। अगर जिनको कोफैक्टर C से रिप्रेजेंट करना है तो ये सिंबल यूज कर सकते हैं A12 C12 A13 C13। वैसे आपकी एनसीईआरटी में ये सिंबल यूज होता है कैपिटल A। यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर आप किसी रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करा देते हो तो वो वैल्यू आपकी क्या आती है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे समझ लीजिए। समझ आ रहा है? मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मेन चीज समझो क्या है यहाँ पे, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे उसी के कोफैक्टर से, यानी कि अगर हम ऐसे लिख देते कि वैसे ये सिंबल चाहे लिखना चाहो लिख लो, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे आप चाहे तो यही वाले सिंबल यूज करिए A21, तो इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराना है 21। अब ये वाली रो उठाइए ना तो सारे यही रो होने चाहिए, नहीं ये भी मत करना कि एक हमने A12 ले लिया फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया A12 से, प्लस A हमने 31 ले लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया A31 से, और फिर हमने A23 ले लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया 23 से। तो आपने ये पहला और ये एलिमेंट तो सेम लिए, ये एलिमेंट अलग कर दिया आपने, वो इस रो का थोड़े नहीं है, ये तो यहाँ का एलिमेंट उठा लिया आपने, तब डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। ध्यान रखना सारे एलिमेंट एक ही रो या एक ही कॉलम के हों और उन्हीं के रो या कॉलम के कोफैक्टर ही होने चाहिए। हमने सेकेंड रो उठाई है तो ये 2 2, तो यहाँ पे भी 2 2 आएगा, A23 तो यहाँ पे भी 2 3 आएगा। अब ये चीज जैसे डिटरमिनेंट आ रही है, अगर आपने किसी रो के एलिमेंट्स को अदर रो के एलिमेंट्स या कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे हमने A11 को A21 से मल्टीप्लाई करा दिया, A12 को A22 से मल्टीप्लाई करा दिया कैपिटल A, A13 को A23 से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी हमने एलिमेंट तो इस रो के उठाए लेकिन कोफैक्टर हमने इसके उठा लिए, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। चाहे तो आप प्रूफ करके देख सकते हो, दो रो या कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है। ये प्रॉपर्टीज वगैरह हटा दी गई, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो, ये 2 पॉइंट ध्यान रखो कि अगर हम किसी रो या कॉलम, बहुत अच्छे सुना, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट आती है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर को किसी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू 0 आती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हमने एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, और पूछ रहा है कि 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कराते हो तो वैल्यू क्या होती है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 6। अब अगर सिंपल डिटर्मिनेंट A निकालोगे तो डिटर्मिनेंट A सिंपल क्या आएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें 3 से डिटर्मिनेंट A का मल्टीप्लाई करा दे हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, यहाँ समझ में आ जाएगा। आप सिंपल डिटर्मिनेंट A निकालते तो वैल्यू आती 4 - 1, वैल्यू कितनी आती 3, ये डिटर्मिनेंट A आती। लेकिन अब इस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट A निकालोगे तो ये डिटर्मिनेंट 3A है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 - 9, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट A कितना आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है 27। कितने टाइम्स ज्यादा है इससे,
तो ये वैल्यू 9 टाइम्स ज्यादा है डिटर्मिनेंट ए के, यानी यहाँ पे हम लिख सकते थे 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, और 9 क्या है भैया, 3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए। क्यों हुआ है भाई? डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में एक्चुअली अगर हम इसको डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ये 6 3 3 6, दोनों में अंतर क्या होता है इतना समझ लो पहले। मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, डिवाइड कराते हैं, तो हर एलिमेंट के साथ हादसा होता है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, जो भी होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई कराओगे या कॉमन लोगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होता है। आप सोचो अगर हम इससे 3 कॉमन लेते तो पहली रो से एक 3 कॉमन आ सकता था और इससे भी एक 3 कॉमन आ सकता था। तो ये जितनी रो जितनी कॉलम होंगे ना, हर एक से कॉमन ले सकते थे, इनटू डिटर्मिनेंट ए बचेगा। तो यानी यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जनरलाइज फॉर्मूला अगर हम बताएं कि कोई एक जनरलाइज फॉर्मूला आप देख लो क्या हो रहा है। मान लिया हमने कोई एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, n ऑर्डर ले लिया, देन k टाइम्स डिटर्मिनेंट a विल बी इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। ये फॉर्मूला आता है, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम करेंगे। इतना ध्यान रखो कि सिंपल डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसमें अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करा के उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसमें उसकी पावर जो होती है वो ऑर्डर हो जाता है। ये देखिए हमने अभी बताया। एक जैसे हमने एक क्वेश्चन ले ले, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 5 ऑफ ऑर्डर मान लिया 3 है, देन फाइंड 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है। तो कुछ लोग भाई साहब करेंगे 2 इंटू डिटर्मिनेंट a कर देंगे। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो ये गलत हो जाएगा। 2 की पावर में आएगा ऑर्डर, इससे ये मॉडल नहीं है, इससे 2 निकालने के लिए ऑर्डर पावर में आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट a। तो ये 8 इंटू डिटर्मिनेंट a कितना है 5, वैल्यू कितनी आएगी 40। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू दे देगा, उसका ऑर्डर बता देगा, कहेगा इतने टाइम्स डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अपना अगला पार्ट है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना, उसमें भी हम इनवर्स निकालते हैं। डायरेक्ट इनवर्स निकालने के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब में एडजॉइंट पहले निकालना पड़ता है। बहुत इजी है। किसी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ट्रांसपोज होता है उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का। ये देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए। मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स A दे रखी, उसके एलिमेंट्स हम ऐसे लिखते हैं, हर एक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है। देखिए माइनस में साइन हम ध्यान नहीं देते, लेकिन कोफैक्टर में साइन ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई मैट्रिक्स A दे रखी है, उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स हमने निकाल ली। हर एक देखिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर हमने मेंशन किया। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, एडीजे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू होती है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी A11 A12 A13। देखिए पहली रो पहली कॉलम बन गई, दूसरी रो और तीसरी रो। कोई दिक्कत है? यानी हमने पहली रो को उठाया, कॉलम बना दिया, दूसरी को तीसरी को। ट्रांसपोज लेना हमको पता है कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल देते हैं। कोई एक तरीका अपना लेते हैं, या तो कॉलम को रो में बदल दीजिए या रो को कॉलम में बदल दीजिए। बस यही एडजॉइंट निकला है हमारा। तो एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती, हर एक का कोफैक्टर निकालना होता। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अभी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, फिर हम आगे कुछ एग्जांपल करते हैं। नोट कर लीजिए। किसी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। हमको पता है कि उसके पहले हमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या होती है? कोफैक्टर जो मैट्रिक्स आती है वो हमारी होती है, यहाँ पे हर एक का कोफैक्टर निकाल देते हैं। पहले का कोफैक्टर है ये, दूसरे का कोफैक्टर है ये, 2 1 का कोफैक्टर है ये, 2 2 का कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालते कैसे? A11 कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है,
तो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट बच रहा है और ये प्लस का होता है तो प्लस हो जाता है। A12 की बात करें तो ये देखिए ऑड है तो माइनस लगेगा पहले ही, पहली रो दूसरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू बचेगी 1। A21 की वैल्यू ऑड है तो माइनस लगेगा पहले, इनका सम देखिए ऑड है। दूसरी रो पहली कॉलम कैंसिल हो जाएगी तो 3 वैल्यू बच जाएगी, और A22 देखिए सम है तो प्लस रहेगा, ये एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे तो 2 वैल्यू बचेगी। बहुत इजी है निकालना। तो ये वैल्यू आ कितनी रही है 4 -1 -3 2। तो एडजॉइंट A कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -3 और यहाँ पे 2, ये एडजॉइंट आ गया आपका। अब अगर आप जब इस 2 क्रॉस 2 के लिए 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकलता है, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, क्या हो रहा है डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बदल गए और अदर डायगोनल के साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेन डायगोनल किसी 2 क्रॉस 2 के अगर हमको निकालना होता है कोफैक्टर तो हम करते क्या है 2 क्रॉस 2 की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंटरचेंज हो जाते हैं और अदर डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ये वाले एलिमेंट्स का क्या होता है, इन वाले एलिमेंट्स का क्या होता है, इनका साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल दे दिया कि एक मैट्रिक्स है -5 2 -1 3, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है तो इसका डायरेक्ट एडजॉइंट A कितना आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बदल जाएंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। बस इतना करना है 2 क्रॉस 2 के लिए। समझ में आ रहा है? किसी भी टाइप के एलिमेंट दियो बस डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना, अदर डायगोनल के साइन चेंज कर देना, आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकल आता है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं ना तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एडजॉइंट दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करा रहे हैं उसके बाद एडजॉइंट ले रहे हैं, या हम चाहें कि हम पहले एडजॉइंट लेके प्रोडक्ट कराएं तो क्या सिचुएशन होगी, तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे ट्रांसपोज यूज होगा वहां पे भैया प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज हो जाता है। सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक वगैरह में अच्छे से क्वेश्चन कराया मैंने, इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लोगे तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए एडजॉइंट निकालने में कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेता है ना, तो एडजॉइंट के पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो जहां जहां ट्रांसपोज यूज होता है तो अगर हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। ये प्रॉपर्टी अच्छी है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, एक बार एडजॉइंट निकाल के फिर से एडजॉइंट निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 into a where n is order of मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मेंशन कर दो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ वैसे मैंने मेंशन कर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, वैसे भी डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकाल के फिर से एडजॉइंट निकालोगे तो ये फॉर्मूला होता है। ये एक्चुअल में कोई नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स लिखी हुई है और ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में एक नंबर है जिसकी पावर रहेगी, मान लिया हमने कोई एक मैट्रिक्स लिख दी है जिसका डिटरमिनेंट जिसकी ऑर्डर 3 और उसकी वैल्यू मान लिया 5 है, तो क्या लिखेंगे हम 5 की पावर ऑर्डर 3 था, इनकी वैल्यू 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 - 2 इनटू डिटरमिनेंट। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 टाइम्स मैट्रिक्स ए। यहाँ पे एक नंबर नहीं है, यहाँ पे पूरी पूरी मैट्रिक्स चल रही है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और ये नंबर है। ठीक है, किस तरीके से ये एग्जांपल बता दिए, क्वेश्चन अभी आएंगे तो हम करा देंगे। ये प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो ये यूज होगी, ये बहुत यूज होगी और ये वाली यूज होगी आपकी प्रॉपर्टी। ये बहुत रेयरली यूज करने को मिलेंगे आपको। ये तो क्वेश्चन वगैरह में आपको पता है कि एडजॉइंट लो इन ट्रांसपोज लो कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, एडजॉइंट के बाद में ले लो, ये प्रॉपर्टी यूज होती है। इससे हमारा इनवर्स भी प्रूव होता है कि एक मैट्रिक्स का और उसी की एडजॉइंट मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करा दोगे
तो हमको डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मिलेगा। तो ये भी नंबर नहीं है, ये भी एक मैट्रिक्स है। कैसे? आई की वैल्यू अगर हम 3 क्रॉस 3 की बात करें तो 0 0 0 1 0 0 0 1 है, इंटू में डिटर्मिनेंट ए, ये एक नंबर दे रखा है, इसका मतलब ये है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ए और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ए आएगा, बाकी तो सब जीरो रहेंगे। ठीक है, इसी से हमारा एक फॉर्मूला और बनता है। मान लिया हमने कह दिया एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर या 4 है, चलिए, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, तो आपसे पूछेगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा। तो भैया हम कैसे निकाल पाएंगे, हमको तो मैट्रिक्स ही नहीं पता है। लेकिन नहीं, हमको फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर जितना ऑर्डर है उससे एक कम पावर आती है। क्यों आती है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2 है, ऑर्डर 4 है, -1, तो वैल्यू आएगी -8। समझ में आ रहा है कैसे? इसीलिए इन फॉर्मूलों का बहुत यूज है, आगे भी यूज होगा। अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। इससे ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसी से इनवर्स आता है, वो चीजें हम देख लेते हैं। ये n समझ में आ गया, जहां यूज हो रहा है n ऑर्डर है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको जो हमने लिखा a इंटू एडजॉइंट ए, ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया कि आप पहले मल्टीप्लाई कराओ या बाद में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। इसकी वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब अगर हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले ले, ये भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट की भैया प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, या दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर विल बी सेम। समझ में आ रहा है? ये जो लिखा है इसका मतलब ये है, दो मैट्रिसेस ली, उनका प्रोडक्ट कराया, जो नई मैट्रिक्स मिली उसका डिटरमिनेंट निकालिए, या दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए एक नंबर है, इनटू जब आप इस ए को बाहर निकालोगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? n इनटू डिटरमिनेंट आई। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला बताया था ना कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए ऑर्डर n है तो उसका k टाइम्स a डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? k की पावर n इंटू a। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है कि जब ये एक नंबर है मान लिए, और इसमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे इसको हमने भी एक्सप्लेन किया था, ये एक्चुअल में डिटरमिनेंट a 0 0 0 डिटरमिनेंट a 0 0 0 डिटरमिनेंट a। ठीक है, इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो हमें पता है डिटरमिनेंट निकालने के लिए ये सिंबल चेंज हो जाएगा। आप डिटरमिनेंट में देखिए, यहाँ से एक डिटरमिनेंट बाहर आएगा, यहाँ से भी एक डिटरमिनेंट बाहर आएगा, और यहाँ से भी एक डिटरमिनेंट बाहर आएगा, तो जो वैल्यू बचेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 से तो कुछ भी ले सकते ना। यहाँ पे a इंटू डिटरमिनेंट a, 0 इंटू डिटरमिनेंट a, 0 इंटू डिटरमिनेंट a लिख सकते थे, सबसे बाहर आ जाएंगे, 3 बार बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर कितना था? 3, 4 होते तो 4 बार बाहर होते, जितना ऑर्डर उतनी पावर बाहर आती है। और ये तो आई है, इसका डिटरमिनेंट 1 होता है, तो यहाँ पे सिंपली पता चला कि जितना ऑर्डर था उतनी पावर बाहर आएगी और डिटरमिनेंट आई हो जाएगा। और इससे पहले चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए जो आपको सही लगता है। अभी देखिए एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। ये फॉर्मूला आता है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं इसको समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो पाएंगे हम करा देंगे इस वीडियो में। दूसरी चीज, इनवर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी फॉर्मूले से हमारा इनवर्स भी निकलता है। कैसे? a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी आ रही है? डिटरमिनेंट a इंटू आई। आप चाहे ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, एडजॉइंट a इंटू a, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। अब हमको इनवर्स निकालना है ना, तो बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करा दो। हमने इधर आई ले रखा था, तो इधर हमने ए वाला पार्ट ले लिया, पहले लोगे तो आई को पहले रखना पड़ेगा। हमने क्या किया? ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करा दिया, ए इनवर्स से इधर पोस्ट मल्टीप्लाई करा दिया। उस सिचुएशन में देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का, मैंने मैट्रिक्स में हर चीज एक्सप्लेन कर रखी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई, आइडेंटिटी,
और आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू आई और ये डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, ये तो एक नंबर है। ये भी आई का मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो यहां से आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इनवर्स सिर्फ उसी का पॉसिबल है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। यानी इनवर्स किसका पॉसिबल है, ये पॉसिबल है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी डाउट है यार आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो वीडियो, आपको इन दो फॉर्मूले में, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट पता है ट्रांसपोज है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मेन इन दो फॉर्मूलों का है और ये दोनों बने इसी से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसी से आपका इनवर्स वाला फॉर्मूला देखिए हमने बनाया है और इसी से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर आपको ये प्रूवमेंट में दिक्कत है तो मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आने वाला नहीं है, बस फॉर्मूला याद रख लीजिए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आता है सिंपली डिटर्मिनेंट ए की पावर में हम जो ऑर्डर है उससे एक कम पावर लगा देंगे। ठीक है, ओके, देखिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 क्रॉस 3 दे सकता है या सिंपल 3 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे टेंशन नहीं लेनी। देन फाइंड द एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सिंपली डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, अभी बता रखा है हमने। ऑर्डर 3 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 यानी 2। ठीक है, आगे कह रहा है अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -5 हो जाए तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -5 दे रखी है, हमको पता है एडजॉइंट ए की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर में जितना ऑर्डर उससे एक कम पावर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -5 दे रखी, उसका स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इस चीज का मतलब क्या है, इसको कई लैंग्वेज में लिखते हैं। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर अगर बोलेंगे तो उसमें डिटरमिनेंट 0 होता है, और जब डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसका इनवर्स निकलता नहीं है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, यानी नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ अगर कहीं लिखा है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी उसका इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स निकल सकता है, इन्वर्टिबल है, यानी वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है ना, तो अब फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है एडजॉइंट ए अपॉन में भैया डिटरमिनेंट ए। भाई साहब ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो अपॉन में 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, पढ़ रखा है हमने। तो वही कॉन्सेप्ट है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिखा हो या नॉन सिंगुलर लिखा हो, बात एक ही होती। ऑर्डर कितना दे रखा है 2, देन डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ -1 ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है हमको। देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे तो ऑर्डर 2 दे रखा है ना, ऑर्डर भाई कुछ भी हो आप निकाल सकते हो। कैसे, अभी हमने पढ़ा ना इसका डिटरमिनेंट, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट पढ़ रखा है, तो यहाँ पे प्रूफ कराने हैं ये सिंपल। देखिए इसका तो हम सिंपल बता दे रहे हैं कैसे आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसे लिखो, या डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी लिख सकते हो, वैल्यू आ जाएगी 1 डिटरमिनेंट ए। क्यों आता है वो इस फॉर्मूले से आता है। देखिए जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, इस चीज का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू पूरे का डिटरमिनेंट हो जाएगा एडजॉइंट ए का अपॉन में डिटरमिनेंट ए। एक चीज ध्यान रखिए, ऑर्डर मान लिया n है, ऑर्डर मान लिया हमने n है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी डिटरमिनेंट से कोई क्वांटिटी बाहर निकालते हैं ना, जितनी ऑर्डर होती है ना उतनी की पावर में निकलती है। कितनी बार हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जैसे k टाइम्स डिटरमिनेंट a बताना है तो ये k की पावर n टाइम्स डिटरमिनेंट a हो जाएगा, मॉड नहीं है ये। डिटरमिनेंट से जब भी कोई कांस्टेंट बाहर निकलता है ना तो उसकी पावर में उसका ऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में क्या है, इसको क्या लिख सकते थे आप, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं ना।
तो इस डिटरमिनेंट से ये एक नंबर है, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, ये भाई साहब जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में डिटरमिनेंट a की पावर n, यही हो जाएगा ना, यही फॉर्मूला होता है हमारा। अब हमेशा ध्यान रखिए कि डिटरमिनेंट से अगर कोई कांस्टेंट बाहर निकाले उसकी पावर ऑर्डर कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट। और भाई हम अभी पढ़ते हुए आए फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट हो जाता है हमारा डिटरमिनेंट a की पावर n-1 अपॉन में डिटरमिनेंट a की पावर n। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट a कितना आएगा, डिटरमिनेंट a ऑफ a इनवर्स आ रहा है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट a, हमेशा ये आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर आप 3 लो 4 लो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमने तो n लेके किया ना, हमने तो n लेके ऑर्डर प्रूफ कर दिया है कि a इनवर्स कैसे आएगा, पूरे का इनवर्स, पूरे का डिटरमिनेंट ले लेंगे, जब पूरे का डिटरमिनेंट लेंगे तो ये जब निकलेगा तो इसकी पावर में ऑर्डर हो जाएगा, और इसका डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट a की पावर n-1, इसको सॉल्व करोगे सिर्फ a की तो बचेगी पावर, वो भी अपॉन में। तो इनवर्स का डिटरमिनेंट ऐसे याद रखो, इनवर्स का डिटरमिनेंट सिंपली 1 अपॉन में हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a is a capital A मैट्रिक्स, इफ a is a singular matrix then find k। देखिए इस चीज को कई लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, a is a singular matrix, a is non invertible matrix, इस फॉर्म में पूछ सकता है। इफ a is a non invertible matrix यानी उसका इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है, या सिंगुलर मैट्रिक्स है, या ये कह सकता है if determinant of a is 0, if determinant of a is 0 then find the value of k, किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है। तो यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट कितना है उसका 0। तो ये 2x2 में आए, 3x3 में आए, सिंपली करना है कि उसका डिटरमिनेंट 0 कर देना, यानी 2k1 6 माइनस 1 की वैल्यू 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये वैल्यू हो जाएगी -2k और ये -6 की वैल्यू 0, तो 2k की वैल्यू -6, k की वैल्यू -3 आ जाएगी। कोई दिक्कत है भाई, ये 2k उधर चला जाएगा तो वैल्यू -6 बचेगी, k की वैल्यू -3 आ जाएगी। इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें सिंपली कोई अननोन दे रहेगा, कहेगा वो सिंगुलर है या नॉन इन्वर्टिबल है, उसमें हमें डिटरमिनेंट 0 कर देना और कुछ नहीं करना होता है। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 की है या 3x3 की है, सिंपली उसका डिटरमिनेंट 0 करना होता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें शो करना है कि इसकी ये माइनस साइन है सर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल है, 0 नहीं है, यानी इस पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, हेंस फाइंड ए इनवर्स। जब भी हेंस फाइंड ए इनवर्स आ जाता है इस इक्वेशन के बाद, तो हमको वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना यार, ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, इसी इक्वेशन का यूज करके करना है। अगर आपने मैट्रिक्स वाला लेक्चर देखा, वन शॉट वीडियो देखी, तो उसमें मैंने इसके 3 ऑर्डर वाली इक्वेशन को भी लेके सॉल्व किया, वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आ गया तो हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, करते क्या है, पहले a, देखिए इस इक्वेशन के लिए a चाहिए, i चाहिए और a स्क्वायर चाहिए। आपको a पता है, i तो ऑर्डर 1x2 की 3x3 की जिस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी उसी टाइप का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो वो भी पता है। बचा a स्क्वायर निकलेगा कैसे, a इंटू a करा के, यानी 3 1 -1 है और 2 का इसी से मल्टीप्लाई करा दोगे, 3 1 -1 2 से, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, a स्क्वायर इसका जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 - 1 8, इसको इस पे रखेंगे जाके, मल्टीप्लिकेशन बता रखा नहीं है तो आप पहले वाला लेक्चर देखिए, इसके पहले वाला 3 + 2 5 हो जाएगा, दूसरी रो पहले पे जाएगी तो यहाँ -3 -2 -5 हो जाएगा, ये इस पे जाएगा तो 1 + 4 माइनस का ये हो जाएगा, ये देखिए इसको उठा के इस पे रखेंगे तो -1 और +4 3 आ जाएगी वैल्यू। तो हमें a स्क्वायर भी पता चल गया, इस इक्वेशन में आप पुट कर देते हैं, तो पहले a स्क्वायर है 8 5 -5 3, कोई दिक्कत है, माइनस का 5 टाइम्स a में 5 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 15 5 -5 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10। i क्या होता है हमारा, 2x2 का i ये हो जाएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा देना है और प्लस का है यहाँ 7 0 0 7, इसको सॉल्व करोगे तो i
पूरा ओवरऑल 0 आना चाहिए। देखते हैं भैया क्या आएगा। 8 माइनस 7 बचेगा और ये प्लस 7। भाई क्या लिखोगे? 8 माइनस 15 प्लस 7। देखिए 15 15 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 ये तो 0 है तो 0 आ जाएगा। माइनस 5 प्लस 5 देखिए माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस 5 और बाकी तो 0 है, ये 0 रहेगा। 3 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? ये 3 है प्लस का, माइनस 10 है प्लस 7 है तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। इस यहां से प्रूव हो रहा है कि ये जो है हमारी नल मैट्रिक्स होती है ओ। लिखते हैं। इसके बाद इनवर्स कैसे निकालना होता है इस टाइप की सिचुएशन में। करते क्या है, हम इनवर्स निकालने के लिए जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं बोथ साइड। इसमें जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 तो कांस्टेंट है, ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 कांस्टेंट है, ए इनवर्स इंटू आई यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स यानी 0 का किसी में मल्टीप्लाई कराओ तो वो नल मैट्रिक्स रहता है, तो ये नल मैट्रिक्स हो गई। आई का किसी मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ए इनवर्स है। एक मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से एक पावर इसको दे देंगे तो आई हो जाएगा और एक ए बच जाएगा। भैया हमको ए इनवर्स चाहिए, बाकी सारी चीजें उधर भेज दो, तो 7 ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 5i माइनस ए। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बचेगा तो ए इनवर्स कितना आ गया 1/7 5i माइनस ए। अब आपको i पता है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा के माइनस ए पता है कर दीजिए और 1/7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इस टाइप से ए इनवर्स निकालना है। जब भी ऐसी सिचुएशन पूछी जाती है एक इक्वेशन देगी, अभी क्यूबिक इक्वेशन हो सकती थी तब भी हम यही काम करेंगे। पूरी इक्वेशन ए इनवर्स निकालने के बाद सारी चीजें उधर भेज देंगे। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन मैंने इसके पहले वाले में भी कराए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये समझिए ये फ्री के मार्क्स होते हैं। स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, भाई नंबर मिलते हैं। कैसे? आपको इक्वेशन दी होगी, एक्स वाई में भी दे सकता है, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। आप मैक्सिमम केस समझ के चलिए क्या होता है। कंसीडर द लीनियर इक्वेशन, इस टाइप में इक्वेशन दी होगी एक्स वाई जेड में। उससे पहले हमको मैट्रिक्स बनानी है, तो एक कोई मैट्रिक्स हम मानने ले रहे ए होगी, नाम हमने मैट्रिक्स माना है। बनती कैसे? सिंपली एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स एज इट इज लिख देने हैं हर लाइन में। पहली रो में पहली इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, दूसरी रो में दूसरी की, तीसरी रो में तीसरी की। वेरिएबल की हमने एक्स से मान लिए जिनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आप चाहते तो एक्स वाई उड़ा उड़ा के भी निकाल सकते हैं। भाई 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन दे रखी है, हम सिंपली वाई सॉल्व करना आता है ना इक्वेशन, एक वेरिएबल हटा के 2 में बना लेंगे, फिर 2 में से एक उड़ा के एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर सारी वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमको मैट्रिक्स से निकालना है, तो प्रोसेस क्या है, पहले मैट्रिक्स में लिखे तो लिखने का प्रोसेस है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट छाप देने विद साइन, फिर किससे अटैच थे एक्स वाई जेड से, इक्वल किसके थे d1 d2 d3 के, तो उसको हमने d मान लिया। तो अगर आप इनको मैट्रिक्स में लिखोगे तो ये पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही थी। देखिए पहली रो इसको उठा के रखोगे तो a1x b1y c1z किसके इक्वल आएगी, d1 की तो इक्वल आएगी, तभी हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के d के इक्वल कर दिया। अब वापस से देखना, आप मल्टीप्लाई कराओगे तो पहली रो पहले कॉलम पे जाएगी, 3x3 है और ये 3x1 है, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है भैया और इक्वल भी 3x1 के आएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे देखो इस पे रखोगे तो a1x b1y c1z किसके इक्वल आएगा, d1 के, a2x b2y c2z किसके इक्वल आएगा, d2 के। तो ये चीज होगी एक्सप्रेशन, कैसे हम इसको एक्सप्रेस करना है। तो सिंपली एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड और d ये हमने लिखा है। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड, तो इधर का इनवर्स चला जाएगा, इधर a इनवर्स आ जाएगा। आप ऐसे लिखो या a इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। तो अब फाइनल हमें करना क्या है, a इनवर्स निकालना है इसका और d से मल्टीप्लाई करा देना है, तो एक इसी टाइप की मैट्रिक्स मिल जाएगी और एक्स वाई जेड हम इक्वल करा के निकाल देंगे। कोई दिक्कत है? ये देखिए फॉर्मूला है। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे अच्छे, एक दो एग्जांपल अच्छे से कर लेंगे और कोशिश करेंगे एक दो एग्जांपल आपके लिए दे दें ताकि अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद से प्रैक्टिस करो। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एडजॉइंट a इंटू d अपॉन में डिटरमिनेंट d।
तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन ही हमको निकालना होता है और यूनिक सोल्यूशन वाले ही क्वेश्चन आएंगे। बस देख लीजिए यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 है, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है या डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तभी यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सोल्यूशन। और यही केस आपको पढ़ना है। आप सोचो ना, अपॉन में 0 नहीं है, ऊपर 0 हो जाए, कोई नंबर आ जाए, जितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो यहाँ पे सोल्यूशन पॉसिबल है। नीचे तो 0 नहीं है, लेकिन अगर सोचो नीचे 0 हो गया, अपॉन में 0 हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये आप बस देख लो, याद नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है यूनिक सोल्यूशन का केस। इस सिचुएशन में हमको ऊपर भी चेक करना होता है। ऊपर क्या हो गया, एडजॉइंट ए इंटू डी, एडजॉइंट ए इंटू डी, या तो ये 0 नहीं होगा या ये 0 होगा, तो ये सिचुएशन हो सकती है। अब आप बताओ, अपॉन में 0 है, ऊपर कोई नंबर है, तो पॉसिबल ही नहीं है, अनडिफाइंड हो गया, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। एडजॉइंट ए इंटू डी 0, ऊपर 0 नीचे 0, तो ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस होता है। आप पूछो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है ना, अगर मान लिया हमने किसी को 0/0 दिखाया, हमने कहा भैया इसका रिजल्ट क्या आ गया, कोई कहेगा सर इसका रिजल्ट तो 1 आएगा, कोई कहेगा सर इसका रिजल्ट 0 आएगा, कोई कहेगा सर इसका रिजल्ट अनडिफाइंड है। कैसे भैया? भाई अभी तक हम पढ़ते आए कि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो तो वैल्यू 1 आती है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे। अब भाई कोई बच्चा बहुत सीधा हो गया, सर 0 में 0 काट देगा, वैल्यू 1 आएगी, उसका नजरिया गलत नहीं है, मैथ में ऐसे ही होता है। कोई कहेगा सर ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो 0 रिजल्ट आता है, उसका भी कहना सही है। कोई कहेगा सर ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे 0 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, भाई उसका भी कहना सही है। तो यहाँ पे आप किसी को मैथमेटिकली रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। हर सिचुएशन में हर एक का नजरिया सही है, किसी का कहना है कि 1 आंसर आएगा, किसी का कहना है 0 आएगा, कोई यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। रीजन समझ में आ रहा है? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं इस सिचुएशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। अभी फिलहाल आपको यूनिक सोल्यूशन पे ध्यान देना जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी कौन सी मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही होगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी इसी ए इनवर्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है। लेकिन हम लोग अपना ए निकालते थे, तो हो सकता है कि वो दोनों ए सेम हो, वो हम देख लेते हैं। पहले हम इसको मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2x,y,z के कोफिशिएंट। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी x,y,z आगे पीछे से सकता है या कोई 0 होता है, आप अपनी धुन में मत लिखते चले जाना। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट वो है -3, 5। कई बच्चे ऐसे ही सिचुएशन में गलत करके आए हैं, बाद में पछताते हैं। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट, ये नहीं कि हमने बस 2, 3, 4 उतार दिया, यहाँ पे x, y, z के कोफिशिएंट आप लिख रहे हो ना, x, y, z लिखो, या फिर अगर आपको y, x, z लिखना है तो फिर आप उसी हिसाब से सब जगह जो यहाँ पे सीक्वेंस है वही यहाँ पे आएगा। x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोफिशिएंट -4 है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट +1 है। देखिए यही गलतियां होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा x, y, z के कोफिशिएंट होने चाहिए और z का कोफिशिएंट -2 है। ये अटैच थे x, y, z से और इक्वल थे 11, -5 और -3 के। इसी को हमने लेट किया था। ये जो गिवन है मैट्रिक्स, ये वही मैट्रिक्स देखिए 2, -3, 5, 3, 2, -4, 1, 1, -2। सो इट इज ए, हमको यहाँ लेट भी नहीं करना है, ये गिवन मैट्रिक्स ए है, into x is equal to d, x is nothing but a inverse into d। ये इक्वेशन 1। अभी हमको a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स के लिए हमको पहले कोफैक्टर निकालने होते हैं। कोफैक्टर अभी क्या हम कैलकुलेशन करे दे रहे हैं, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, वो पार्ट हम कट करवा देंगे, लेकिन आपको पता है एक हम निकाल के बता दे रहे हैं। जैसे C11 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, C11
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी दे रखा है, हम अपनी तरफ से माइनस नहीं लगाते, इधर जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका इससे मल्टीप्लाई कराया -4, इसका माइनस से कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी। मान लिया आप कहते हैं C23 का निकालना है, तो C23 32 प्लस 5 आ रहा है, देखिए ऑड है मतलब माइनस आएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मान लीजिए हमें इसका कोफैक्टर निकालना है, उसी की रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो बचेंगे क्या एलिमेंट? ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करा देना है 2, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है माइनस साइन के साथ, तो वैल्यू कितनी आ रही? -5। समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन हम इसकी करा देना, डायरेक्ट यहाँ पे लिखे देना हम कैलकुलेट करके। डिटरमिनेंट हमने स्टार्टिंग में क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इनवर्स फाइंड करना, पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी। 6 मार्क्स से क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0। सिंपल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने ये क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता थी, फिर 2 बार कैलकुलेशन क्यों करना? डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी हम ये लिखते, पूरा पूरा एक्सपैंड करते हैं। फायदा क्या है? एक प्रॉपर्टी पता हमने पढ़ी थी कि किसी भी कोफैक्टर को उन्हीं रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया, किसी भी रो, किसी का भी उठा लो आप, इस पहली रो उठाए तो पहली रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, तो वैल्यू डिटरमिनेंट की डायरेक्ट आ जाएगी। डिटरमिनेंट ए कितना आएगा? इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो 2 into 0 विद साइन, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 into 2, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो +5 into 1, डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये तो 0 हो गया, ये -6 5, वैल्यू कितनी आ रही? -1। डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है। कोफैक्टर एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए आता है आपका कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ये मान लीजिए पूरा आप ऐसा मान लीजिए पूरी मैट्रिक्स है, पहली रो को हम कॉलम में लिखेंगे, कोफैक्टर ट्रांसपोज डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0 2 1। होता क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, मान लिया आपकी ये पूरी मैट्रिक्स कोफैक्टर थी, उसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हमने मान लिया कि ये आपकी पूरी पूरी मैट्रिक्स है, इसका जब आप ट्रांसपोज ले लोगे तो ये रो कॉलम में आएगी, ये रो भी कॉलम में आ जाएगी, तो -1 -9 -5, ये वैल्यू आ जाएगी 2 23 और 30। अब इस फॉर्मूले में हमको ए इनवर्स रखना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू है x y z। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/-1 इंटू डिटरमिनेंट ए। ये तो फॉर्मूला होता है ना। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। तो 1 में डिटरमिनेंट ए हमने लिख दिया है, और एडजॉइंट ए हमें पता है वो कितनी है? 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 इंटू में डी आपका है 11 -5 -3। अब सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये -1 एज इट इज रखो, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो सभी प्लस के हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? x y z जो इक्वल आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 के, और क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे सभी प्लस के हो जाएंगे। एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है तो उसका हर एक एलिमेंट भी इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 आ रही है। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? इस टाइप की इक्वेशन में हो सकता है ये पार्ट ना देख के डायरेक्ट कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको सीधा मैट्रिक्स बनानी थी, मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें a इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने, सारे आपको दिखाने पड़ेंगे। इसका ट्रांसपोज ले लेना है, जैसे ट्रांसपोज ले लेंगे और डिटरमिनेंट a से डिवाइड कर देंगे तो a इनवर्स आ जाएगा। इसी इक्वेशन में हमने रख दिया, और d एज इट इज तो गिवन था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे जो क्वांटिटी उसका फिर मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे इत्तेफाक से 1 है, सिर्फ माइनस साइन ही चेंज हुआ है, और डायरेक्ट कंपेयर करा देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये अच्छे क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मांगते हैं आपको, मेथड आपका वही है, फिक्स रहता है। क्वेश्चंस में हाँ वैरायटियां चेंज होती हैं, तो इसकी जितनी पॉसिबल वैरायटीज हैं वो सारी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछा जाता है। हमने सिंपली पढ़ा है जो कोफिशिएंट होते हैं वो x y z, यहाँ पे 1/x 1/y 1/z दे रखा है, इससे बच्चे घबरा जाते हैं। मैंने कहा जितनी पॉसिबल नई नई वैरायटीज हो जाएंगी वो हम बता देंगे, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, एग्जाम के पहले इसको जरूर देखना है आपको।
यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम करते क्या थे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखते थे, तो यहाँ पे हम 1/x 1/y 1/z के कोफिशिएंट लिखेंगे। उससे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्यों, अभी रीजन समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड की जगह 1/x है 1/y है, तो हम यहाँ पे जो एक्स वाई लिखते थे वहां पे हम लिखेंगे 1/x 1/y 1/z, ठीक है। और इक्वल में जो है वो भी एज इट इज है 4 1 2, बस ये चेंज हो रहा है, क्योंकि x की जगह 1/x है तो हमने सिंपली 1/x लिख दिया, y की जगह z की जगह y कर दिया। कोफिशिएंट 1/x का कोफिशिएंट कितना है, 2 3 10 4 -6 5, ये भी ध्यान रखना x y z के कोफिशिएंट ही ले रहे 1/x के फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है 6 9 -20, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये तो लास्ट में सिर्फ कंपेयर करने के लिए होता है, बाकी सारी कैलकुलेशन तो इन पे होता है, इससे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये x है, ये x है और ये d है, ये a है, ये x है और ये d है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a इनवर्स इनटू d, यानी हमें इससे तो छेड़छाड़ करनी नहीं होती। सिंपली अब जो आंसर आएगा जब हम कंपेयर करेंगे तो 1/x की वैल्यू आएगी, यहाँ मान लें कुछ 10 आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हमें पता है कैसे करना होता है। तो x की वैल्यू कितनी आती है, एडजॉइंट a अपॉन में डिटरमिनेंट a इनटू d, ये इक्वेशन बन रही है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। एडजॉइंट a की वैल्यू क्या आएगी, इनके कोफैक्टर निकालेंगे, इसके पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ी कैलकुलेटिव होती है, ये प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। कोफैक्टर निकालना आपको पता है, इसका कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमको डिटरमिनेंट निकालना भी हमें पता है, तो डिटरमिनेंट फॉर्मूले में रख दिया हमने, ये फॉर्मूला होता है 1 में डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू d, इनका मल्टीप्लाई करा दोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी 1/1200 एज इट इज है। 1/1200 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ 1/2 1/3 और 1/5 बच जाएगा। अब आप कंपेयर कराओगे तो 1/x की वैल्यू इसके इक्वल है 1/2 के, यानी सिंपली x की वैल्यू कितनी है 2, सिमिलरली y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टेंशन नहीं लेना है, सिंपली करना क्या है, जो अपॉन में दे रखा है उसको एज इट इज रख देना। 1/x है 1/y है 1/z है, तो हमने मान लिया ये 1/x के कोफिशिएंट है 1/y के कोफिशिएंट है और 1/z के कोफिशिएंट, ठीक है, बाकी सेम है। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। देख कभी कभी क्या होता है कि हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इसमें इक्वेशन नहीं दे रखी, इक्वेशन को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रखा है और उन्हीं की वैल्यूज निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ओनियन एक चीज है, एक व्हीट है और एक राइस है, तीन क्वांटिटीज दे रखी है जिनकी ओवरऑल प्राइस दे रखी है, यानी 4 kg ओनियन 3 kg व्हीट और 2 kg राइस का प्राइस मिक्स करोगे तो 60 रुपीज आ रहा है। इसी तरीके से इन्होंने हर एक चीज को डिवाइड कर रखा है तीन इक्वेशंस के फॉर्म में। ये पहली इक्वेशन थी, वो दूसरी इक्वेशन थी, तीसरी इक्वेशन। इनको हमें लिखना है और हर एक आइटम की पर केजी की कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन, या यहाँ पे लिख लो लेट पर केजी कॉस्ट ऑफ ओनियन इज x रुपीज, ठीक है। सिमिलरली पर केजी कॉस्ट ऑफ दूसरा क्या है, व्हीट इज y रुपीज, कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस का ले लो इज z रुपीज, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको डीपली 2-4 वैरायटीज करनी है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज वगैरह एनसीईआरटी की जो पूरी मैट्रिक्स की एक्सरसाइज है ना, वो हमने सारी अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पे सॉल्यूशन हमने डीपली एक्सप्लेन किया है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, डीपली हर एक स्टेप करके दिखाया है वहां पे। तो करते कैसे, बस इतना ध्यान लो कि जो चीज मिसिंग है, हर केजी का हर एक आइटम का पर केजी प्राइस मिसिंग है, तो हमने उसको XYZ मान लिया। पहले के हिसाब से 1 केजी ओनियन का प्राइस x है, तो 4 केजी हमने खरीदा है तो वैल्यू हो गई 4x, ये टोटल ओनियन हो गया। 1 केजी का x रुपीस है और 4 केजी हमने ली थी, 3 केजी हमने ली है और 1 केजी का y रुपीस है, तो हो जाएगा 3y। 2 केजी राइस ली है, 1 केजी का z रुपीस है, 2 केजी का हो जाएगा 2z, और टोटल प्राइस ये बोल रहे हैं 60 रुपए। ये एक इक्वेशन बन गया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में क्या है, 2 केजी ओनियन है, अभी ओनियन 2 केजी हो गया जिसकी प्राइस x रुपीस थी, और
राइस 6 kg हो गया, 6 kg राइस है, y रुपीस पर kg के हिसाब से। और तीसरी चीज क्या थी, 2 4 वीट, हमारा वीट y है तो 4y हो जाएगा, और राइस हमारा 6z है क्योंकि राइस की प्राइस z हमने ले रखी, टोटल 90 रुपीज आ रहा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तीसरा इक्वेशन क्या आएगा, ऑनियन 6 है तो ये 6x हो जाएगा, वीट 2 है तो ये 2y हो जाएगा, और राइस 3 है तो ये 3z, टोटल प्राइस इसका कितना दे रखा है, 70 रुपीज। ये समझ में आ रहा है। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, हम सॉल्व नहीं कर रहे। अगर आपको डिटेल सोल्यूशन देखना है तो ये आप अपनी एक्सरसाइज से देख लीजिए, मिसलेनियस वगैरह एक्सरसाइज में टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका पूरा डिटेल सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ax इज इक्वल टू dy इक्वेशन से, ये a इसके xyz के कोएफिशिएंट xyz और कांस्टेंट, ठीक है। कोई डाउट है आप जाके देख सकते हैं पूरी वीडियो, पहले खुद से ट्राई करिए, डाउट है तो आप वीडियो देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस की वैरायटीज हम बता दें क्या क्या हो सकती है, नोट कर लीजिए। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, क्या है, यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये कैसे आएगा भाई, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो इसके समझने के लिए आपको पहले इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। एक खासियत होती है कि जो मैट्रिक्स आती है, कभी कभी जो मैट्रिक्स दे रखा होता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, तो एक्चुअली में वो मैट्रिक्स इसी से रिलेटेड होती है। यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट कराओगे ना, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो आता ही होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो वो पक्का ये मैट्रिक्स आएगी जो इससे बनेगी। इससे क्या बनेगी, मैट्रिक्स 1 -1 2, x तो नहीं दे रखा है तो 0 ले लेना, y z, जो नहीं दिया होता है वो 0 ले लेते हैं, क्योंकि इसको हम 0x लिख सकते थे, ठीक है। 3 - 2 4 into x y z is equal to 1 1 2। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन होती है कि कोई नई मैट्रिक्स दे रखा है, एक सिंगल मैट्रिक्स देगा तो उसका इनवर्स पहले निकलवाएगा और फिर यहाँ यूज करवाएगा, और यहाँ पे हमको यूज करना ही होता है x इज इक्वल टू डी, x इज इक्वल टू a इनवर्स डी। इनवर्स आप पहले निकलवा लो या हमें बाद में तो निकालना है यार। तो जैसी सिचुएशन दे रखी हो, अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कराओगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी और इसका हमें इनवर्स निकालना होता है। सिंपली इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराएंगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसका इनवर्स निकालेंगे और ये इक्वेशन में आके पुट कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस की वैरायटी कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट करता है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको पूरा मैट्रिक्स पहले खत्म कर चुके थे हम, डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत इजी टॉपिक होता है ये, सिर्फ कैलकुलेशन आपसे मांगता है। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। अभी हमने बताया कि जब भी हम मान लीजिए डिटरमिनेंट ए दिया है, इसी सिचुएशन में अगर हम सिंपली ये पूछ लेते कि 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ए कितना आएगा, तो उस सिचुएशन में होता है कि जब भी डिटरमिनेंट से कोई कांस्टेंट निकालते हैं तो उसकी पावर में ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर 3 दे रखा है इनटू डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट हमारा कितना दे रखा है भैया, -7 इनटू डिटरमिनेंट ए दे रखा है, ये हो जाएगा 27 इनटू -7, इसका मल्टीप्लाई करा देगा भैया, वैल्यू आ जाएगी। अब इस सिचुएशन में हमसे ये पूछ रहा है कि हमको बताना है 3 टाइम्स एडजॉइंट ए। तो अभी बताया कि भैया किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसमें अगर कांस्टेंट दिया होता है तो वो जितनी ऑर्डर होती है उतनी बार निकलता है बाहर, तो यानी 3 की पावर 3, एक तो ये निकलेगा, बचेगा क्या, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, ये इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज हो रहे हैं। अब एडजॉइंट ए की भी वैल्यू होती है, एडजॉइंट ए हमने बताया था कि एडजॉइंट ए क्या होता है, वो होता है डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1। ये मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज बताई थी, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन्हीं पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो 3 की पावर 3 है इनटू ये डिटरमिनेंट ए की पावर, ऑर्डर जितना है उससे एक कम रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 27, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 के स्क्वायर 49। सिंपली इसका मल्टीप्लाई करा देना बेटा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन चाहे इस फॉर्मेट में पूछा जाए चाहे इस फॉर्मेट में पूछा जाए, भाई आपको आंसर पता होना चाहिए किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी लग रही है वो भी हमने मेंशन कर दी है, और ये प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन भी कर दी है। बाकी अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन अवेलेबल है,
कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी वो हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। तो करना क्या है, बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए, पढ़ाई करिए और जरूर पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं 2 दिन त्योहार रहा, होली रही, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन अब आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।